आज जब इकट्ठे हों तो थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, और जब वो होता है तो एक अपनापन उस पर से महसूस होता है, और उसको फिर आगे लेकर हम लोग और भी आगे जाएंगे, नए नए कार्यक्रम करेंगे। यह बस एक शुरुआत है, और इस तरह की गोष्ठियाँ हम लोग चाहेंगे कि बार बार होती रहे, और इन गोष्ठियों के बदौलत हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा नज़दीक से जानने की कोशिश करें, और ज़्यादा अच्छी तरह से जो अपनी एकात्मता है उसको हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। आज मौसम भी कुछ ऐसा ही विचलित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग जिस तरह से अपने प्रथम सभा का आयोजन कर रहे हैं, शायद मौसम ने भी सोचा कि उसमें उसका भी कोई ना कोई एक कार्य होना चाहिए, और उसका सहयोग हम लोग देख रहे हैं। हो सकता है कुछ और साथी बाद में आए यहाँ पर, लेकिन तब तक के लिए हमने सोचा कि चूँकि हम लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम लोग शायद इसकी आगाज़ करें, इसको आगे बढ़ाएं। और बस एक ही चीज़ आप लोग से दरख्वास्त है कि आप अपने इर्द गिर्द जो आप लोगों के मित्र हैं उन लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि इस तरह के कार्यक्रमों में प्रतिभागिता अपनी दिखाएं, और कोशिश करें कि हम लोग एकजुट होकर जो हिंदी भाषा है या और भी प्रांतीय भाषाएं भी जो हैं, हिंदी में खड़ी बोली हो, हिंदुस्तानी हो, उर्दू हो, कोई उससे मतलब नहीं है, कोई उससे बहुत परेशानी नहीं है। और हिंदी चूँकि राजभाषा है तो उसको तो एक अलग से बढ़ाने का प्रावधान भी है अपने संविधान में, लेकिन इसके साथ साथ जो और अन्य भाषाएं हैं भारत की, जो अन्य क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाएं हैं, उनको भी आगे लेके चलने की आवश्यकता है, और वो हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे किस तरह से उसे हम लोग आगे बढ़ाएं, किस तरह से प्रोत्साहित करें उसको, और किस तरह से उसको एक ऐसी मंजिल पे लेके चले जाएं जहाँ पर कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस प्रांत, किस राज्य, किस भाषा के भाषी हैं, मतलब इससे आप किस विधा को मानते हैं। आप एक गद्य की विधा को मानते हैं, आप एक पद्य की विधा को मानते हैं, आप एक हास्य की विधा को मानते हैं, आप एक वीर रस की विधा को मानते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि जो भी जितने विधाओं के लोग हैं वो इकट्ठे आए, इकट्ठे आकर वार्तालाप करें, चर्चा करें, अपने कार्यों की चर्चा करें, अपने विचारों की, और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, और मैं आग्रह करूँगा गुरु, इसके बाद क्या है, तो मैं आग्रह करूँगा कि प्रोफेसर भूमर अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज के कर्ता धर्ता वही है, और शुरू में इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि एक सज्जन हमसे मिलने आए यहाँ पर, और उन्होंने अपनी एक गज़लों की किताब दी, और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो कुछ ऐसा लगा कि उन गज़लों से एक तारतम्यता अपनी बन रही है। और फिर हमने जो हमारे संस्कृति विभाग को देखते हैं, गुरु जी से फिर हमने बात की, तो इन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल संभव है, ऐसा किया जा सकता है। तब फिर हम लोगों ने आप लोग सबों से सलाह की, और पाया कि हम लोग में से कुछ लोग तो यहाँ पर इकट्ठे हो ही सकते हैं, और जो हम लोगों की एक मानसिकता है, विचारधारा है, उसको आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आने का, और अब हम लोग आप सबों को सुनेंगे, और इसके लिए मैं प्रोफेसर उमर को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। माननीय श्री संजय जी वर्मा, हमारे उच्चायुक्त भारत के, और श्रीमती वर्मा, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आज आपसे मिलने का अवसर मिला है। ये मंगलमय अवसर है, और ऐसे मंगलमय अवसर में हम क्या शुरू करें। तो कविता जो है सत्यम शिवम सुंदरम का रूप है। कहते हैं कि जो सत्य है वो इतिहास है, जो सत्य है और शिव है वो दर्शन शास्त्र हो सकता है, लेकिन जो सत्य है, शिव है और सुंदर भी है, वो केवल कविता ही हो सकती है। तो ये बहुत उपयुक्त बात है कि हम आज कविता से इस कार्यक्रम का शुरुआत आपके प्रोत्साहन से कर रहे हैं, और आपके सौजन्य से ये संभव हुआ, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, और आपके आतिथ्य के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो कविता का पाठ सदैव हम लोग या तो सरस्वती वंदना से करना चाहते हैं या प्रभु की अर्चना से करना चाहते हैं। तो मैं आपके सम्मुख अपना एक भक्ति गीत आपके सम्मुख रखूंगा, और भक्ति गीत में सब लोग भगवान से कुछ मांगते हैं, मैं भी कुछ मांग रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अलग ही चीज मांग रहा हूँ, और आपको शायद आश्चर्य होगा तो मैं भगवान से आंसू मांग रहा हूँ। तो सुनिए मेरे क्या भाव है। प्रभु आए मेरे द्वार,
मैंने मन मंदिर पट न खोले, गीत गाए कितनी बार, स्वर मैंने पूजा के ना बोले, प्रभु आए मेरे द्वार, कि मान न त्यागा लोभ न त्यागा, मान न त्यागा लोभ न त्यागा, मोह नींद से मैं न जागा, कैसा हुआ ये खुमार, जाने कैसे बीते पल ये कोरे, प्रभु आए मेरे द्वार, कि बैर क्रोध जिसकी परिभाषा, रक्तपात की अंध पिपासा, ये ऐसा संसार उसी में डूबे हैं क्षण मोरे, प्रभु आए मेरे द्वार, कि नहीं किसी का दुख पहचाना, जग की पीड़ा से अनजाना, बस मेरा संसार इसी में डूबे हैं क्षण मोरे, प्रभु आए मेरे द्वार, इस निद्रा से मुझे जगाओ, मैं कुछ मांग रहा हूं, इस निद्रा से मुझे जगाओ, करुणा का एक स्रोत बहाओ, कर दो ये उपकार प्रभु, तुम आंसू दे दो थोड़े, प्रभु आए मेरे द्वार, मैंने मन मंदिर पट न खोले, कि इस जीवन को राह दिखाओ, मन में ऐसी ज्योत जगाओ, जन जन से हो प्यार, चलूं जिस राह चले पग तोरे, प्रभु आए मेरे द्वार, मैंने मन मंदिर पट न खोले, गीत गाए कितनी बार, स्वर मैंने पूजा किए न भूले। तो आज के इस अवसर पर थैंक यू, हमारे साथ में कुछ प्रबुद्ध स्थानीय कवि हैं, उनका स्वागत है। ऐसे वेदर में भी आप आए और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका स्वागत है। हम लोग एक्चुअली एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और कोरोना के पहले तो हम पढ़ाई मिला करते थे, आनंद का अवसर होता था, हंसी खुशी मजाक, बुलाने, कुछ कविता पाठ। देखिए कवियों को कविता पढ़ने का शौक होता है। तो कहते हैं कि एक बार एक कवि बहुत बीमार पड़ी, 3 दिनों तक बेहोशी में मौत से लड़ियो। चौथे दिन उन्हें देखो एक जमदूत, वो बोलियो ये साहित्य का सपूत तेने जमराज बुलावे है। सुन कवि के चेहरा पे चमक आई, उछल पड़ियो, छोड़ी चारपाई, बोलियो जमराज बुलावे, कार्यक्रम कठे करावे। कौन कवि आवे है, कितनी कविता सुनावे। तो ये हम कवियों का शौक होता है कविता सुनाने का। तो ये जो आज कवि हमारे साथ में है, प्रबुद्ध कवि हैं, वो कुछ बड़ी मूल्यवान बेशकीमती कविताएं, शायर शायरी सुना रहे हैं हमें। तो कविता का मूल्य करना जरा कठिन होता है, कैसे उसका मूल्य करें। तो एक बार काका हाथरस, आप सब काका हाथरसी को जानते हैं, प्रमुख बहुत ही विख्यात हास्य कवि रहे। तो वो अपने एक श्रोता के प्रश्न पर जवाब देते हैं, सुनिए कि लट्टू हम पर हो गए सेठ हुलासी राम, अति सुंदर है आपकी काका, अति सुंदर है आपकी कविता काका शाह,
कविता काका हास्य रस माने भायो, पर कविता को भाव समझ में ना आयो। तो सेठानी ने कहा कि हाथरसी जी की सेठानी ने कहा, भाव के पूछो माने 6 पंक्ति की कविता के दे दो 6 आने। तो 6 पंक्ति की कविता लिखते थे हाथरसी जी। सेठानी जी ने कहा कि 6 आने दे देना। तो आइए, आज के कवियों का भी मूल्यवान है, और आप मूल्य कैसे करेंगे? 6 तालियां बजा दीजिए बहुत। तो आइए कविताओं का आनंद लें। मैं अपने जो कवि मित्र हैं उनकी बहुत उपलब्धियां हैं, व्यक्तिगत उपलब्धियां बहुत अकम्पलिशमेंट्स हैं, मैं उनको नहीं गिनाने वाला। मैं उनकी कविता के बारे में 4 शब्द बोलूंगा, क्योंकि कवि की पहचान उसकी कविता से, शायर की पहचान उसकी शायरी से होती है। उसी के बारे में मैं 2 लाइनें बोल दूंगा। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अरुणा गुप्ता को। इनकी कविता में पीड़ा की अभिव्यक्ति है, पतनशील संस्कृति के बोझ तले मानव के दर्द की पहचान है, उसके घावों पर मरहम लगाने की आकांक्षा, कामना है। ये पीड़ाएं, ये दुख, ये त्रास बन गए सभी मेरी कविता के अनुप्रास। जब भी आती है अनायास, सहज सहज बिना अभ्यास, जैसे हो मेरी कविता किसी दीन दुखी की आस। श्रीमती अरुणा गुप्ता। बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। आज मैं यहाँ पर मुकुल हिंदी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1971 में उस समय जो हमारे उच्चायुक्त थे श्री अशोक भटकामकर जी, उनकी पत्नी मेधा जी के अथक प्रयास से मुकुल हिंदी स्कूल की स्थापना हुई थी। भारत से दूर पश्चिमी सभ्यता में डूबे कनाडा जैसे देश में हिंदी भाषा व संस्कृति की नींव का ये पहला कदम उनकी दूरदर्शिता को सराहनीय प्रमाण था। पिछले साल मुकुल हिंदी स्कूल ने अपने 50 वर्ष पूरे किए, स्वर्ण जयंती मनाई, मगर कोविड के कारण हम ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं कर पाए थे। लेकिन बच्चों का उत्साह और उनकी सीखने की इच्छा से में कोई कमी नहीं हुई। तो मैंने बच्चों की दृष्टि से एक कविता लिखी थी, छोटी सी, जो आई एम श्योर आप सब परिचित होंगे। और ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं किसी न किसी रूप में मुकुल से संबंधित हैं, तो ये हमारा मुकुल का परिवार है। तो स्वर्ण जयंती पर ये जो कविता मैंने लिखी थी वो कुछ ऐसी है। आओ हम सब मिलकर अपनी हिंदी का जयगान करें, आओ हम सब मिलकर अपनी हिंदी का जयगान करें। मुकुल गौरव है ऑटवा का, हम उसका सम्मान करें। मुकुल गौरव है ऑटवा का, हम उसका सम्मान करें। शब्दों का सरगम हिंदी का आलम, शब्दों का सरगम वंदे मातरम। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, इस मुकुल की ये है कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, इस मुकुल की ये है कहानी। हिंदी स्कूल है बसा जहाँ पर कनाडा की है राजधानी। हिंदी स्कूल जहाँ बसा कनाडा की है राजधानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। नए दौर में लिखी हमने मुकुल की नई कहानी है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हम गीत वहाँ के गाते हैं, कविता कथा और नाटक से हिंदी का मान बढ़ाते हैं। शब्दों का सरगम हिंदी का आलम। कदम कदम बढ़ाएंगे, कदम कदम बढ़ाएंगे, खुशी के गीत गाएंगे। अवसर है स्वर्ण जयंती का, हिंदी की धुन बजाएंगे। एक परिवार रहा है मुकुल, एक परिवार रहा है मुकुल। आज यही दर्शाता है, खुशी का ये अवसर है, देखो विजय ध्वजा लहराता है। क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गंगा की धारा है। क से कमल, ख से खरगोश, गंगा, ग से गंगा की धारा है। 3 पीढ़ियों का संगम ये हिंदी स्कूल हमारा है। 3 पीढ़ियों का संगम ये हिंदी स्कूल हमारा है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे अब हिंदी स्कूल आ रहे हैं।
बीज से बना नन्हा पौधा, बीज से बना नन्हा पौधा देखो कैसे उगाया है, फूल भी आए फल भी लगे हैं, यही सोच मुस्काया है। समय समय की बात है, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं, रिश्तों की मजबूत डोर जो आज भी हमको बांधे। भारतीय उच्चायुक्त के साथ रिश्तों की मजबूत जोड़ जो हमको आज भी बांधे है। ये पिछले साल की बात है जब कोविड था। कठिन समय है आज, कठिन समय है आज, मगर ये भी तो कल बन जाएगा और आशा की नई ज्योति लेकर नया सवेरा आएगा। शब्दों का सरगम, हिंदी का आलम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक और कविता सुना दो। हाँ, ये तो दो सुना सकते, छोटी सी है। एक और सुना सकते। मुझे कविता तभी लिखी जाती है जब कुछ घटना होती है, कुछ घटित होता है जल्दी से। तो ये मेरे लिए नई प्रेरणा है इस समय। नई प्रेरणा, नई उमंग, नया विश्वास जगा है। नई प्रेरणा, नई उमंग, नया विश्वास जगा है। अंतर मन है वास तुम्हारा, प्रभुवर ऐसा लगा है। अंतर मन है वास तुम्हारा, प्रभुवर ऐसा लगा है। सुख दुख की कितनी घड़ियां, कितने पल थे साथ बिताए। गिरकर संभले, संभल संभल कर, गिर गिर कर हम फिर उठ पाए। संग तुम्हारा मीत हमारे जीवन ज्योति का आधार। बंधे रहे एक दूजे से हम, था गुंजित अपना संसार। राहें थी कठिन जीवन की और कांटों से भरा पथ था अपना। हम चाहते थे कुछ और, प्रभु से मिलता था कुछ और। समय परिवर्तन की जो भाषा हम समझ न पाते, तब अपने वरदान से वही हमें समझाते। ये जीवन है एक पहेली, प्रभुवर तुम ही इसे संभालो। अडिग रहे विश्वास हमारा, बस इतनी हम पर कृपा कर दो। सृष्टि तुम्हारी तुम ही रचयिता, सृष्टि तुम्हारी तुम ही रचयिता, कवि तुम ही हो जग के। अभी हमें सोमेश जी ने बताया कि कवि का मतलब होता है जो रचना करता है। सृष्टि तुम्हारी तुम ही रचयिता, कवि तुम ही हो जग के। है प्रणाम सत बार तुम्हें, करुणामय स्वामी नभ के। नई प्रेरणा, नई उमंग, नया विश्वास जगा है। प्रभु अंतर मन में मेरा, ऐसा मुझे लगा है। थैंक यू अन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम लोग के पास जितना समय है उसमें मैं अपने कई मित्रों से अनुरोध करूंगा कि एक या दो कविताएं सुनाएं, फिर बाद में अगर समय होगा तो हम फिर दूसरा दौर शुरू करेंगे। पर पहले दौर में दो कविताओं से या एक कविता से आप अपना शुरू करें। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सपना शैल को। इनकी कविताओं में मिलता है अत्याचार का विरोध, दुर्विचार और दुष्कर्मों के विरुद्ध बगावत। इनकी कविताओं में एक आक्रोश नारी के प्रति हुए अत्याचार पर है और है समाज की कुरीतियों को चुनौती देने की आतुरता। मैंने लिखा है इनके बारे में। आजकल मेरे मन में तड़पती चीखों की अनुगूंज हा हा करती है, मन के सन्नाटे को तोड़ती, मेरी रातों की नींद उड़ाकर मुझे व्याकुल अनाकुल बनाती। ये इनकी कविता है। कुछ कहना चाहती है, तोड़ देना चाहती है ये कवच जो मेरी भावनाओं के ज्वार को व्यक्त नहीं होने देती। तो आइए सपना जी शैल को हम अपना कवच तोड़ने का इजाजत देते हैं, आपके सामने अपने भाव प्रकट करते हैं। जगमोहन साहब ने तो सबको डरा ही दिया मेरे बारे में, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले उच्चायुक्त महोदय जी आपका और आपकी खूबसूरत धर्मपत्नी का ऑटवा में कनाडा में बहुत बहुत स्वागत है। और कविता मेरी पुरानी है, हम लोग भी अब पुराने हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि बहुत सारी कविताएं जो होती हैं वो कालजयी होती हैं। ये हो चाहे नहीं, मेरे लिए है, ये पर्सनल कालजयी कविता है मेरे लिए, मैं वही सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है, जैसा आपने आज्ञा दी है, मैं दो कविताएं सुनाऊंगी। वैसे मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आशा है कि नेक्स्ट टाइम मुझे फिर बुलाएंगे आप। तो दो कविताएं हैं। पहला है गुमशुदा, बहुतों ने सुना है लेकिन नए लोगों के लिए है। शीर्षक है गुमशुदा।
क्या तुमने देखा है एक श्वेत वसना तरुणी को? क्या तुमने देखा है एक श्वेत वसना तरुणी को जो असंख्य वर्षों की है परंतु लगती है षोडशी? जो असंख्य वर्षों की है परंतु लगती है षोडशी। उस रूप बाला को देखे हुए बहुत दिन हो गए। उस रूप बाला को देखे हुए बहुत दिन हो गए। मेरे नैन पथराने को आए परंतु दर्शन नहीं हो पाए। मेरे नैन पथराने को आए परंतु दर्शन नहीं हो पाए। मैंने सुना है उस बाला को कुछ बौद्धिकवादियों ने सरेआम जलील किया था। मैंने सुना है उस बाला को कुछ भौतिकवादियों ने सरेआम जलील किया था। अनैतिकता ने भी अभद्रता की थी उसके साथ और बाद में भ्रष्टाचार ने उसका चीरहरण कर लिया था। अनैतिकता ने भी अभद्रता की थी उसके साथ और बाद में भ्रष्टाचार ने उसका चीरहरण कर लिया था। और ये भी सुना है कि कोई बौद्धिकवादी, कोई विदूषक नहीं आया था उसे बचाने। ये भी सुना है कि कोई बौद्धिकवादी, कोई विदूषक नहीं आया था उसे बचाने। सभी सभ्यता की सड़क पर भ्रष्टाचार का यह अत्याचार देख रहे थे। सभी सभ्यता की सड़क पर भ्रष्टाचार का यह अत्याचार देख रहे थे। कुछ तो इस जघन्य कृत्य पर बहुत खुश थे, कुछ तो इस जघन्य कृत्य पर बहुत खुश थे और कुछ मूक दर्शक बने खड़े रहे। कुछ ने तो उधर से आंखें ही फेर ली और कुछ ने तो इनकार ही कर दिया कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बहुतों ने तो उधर से आंखें भी फेर ली और कुछ ने तो इनकार ही कर दिया कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तब से ना मालूम वो युवती कहाँ चली गई। तब से न मालूम वो युवती कहाँ चली गई। शायद उसने अपना मुंह कहीं छुपा लिया या कर ली होगी आत्महत्या, कौन जाने। शायद उसने कहीं अपना मुंह छुपा लिया या कर ली है आत्महत्या, कौन जाने। अगर तुम्हें कहीं वो मिले, अगर कहीं तुम्हें वो मिले तो तुम उसे उसके घर छोड़ाना। अगर तुम्हें कहीं वो मिले तो तुम उसे उसके घर छोड़ाना। उसका पता है सभ्यता वाली गली, वह नैतिकता नाम के मकान में रहती है और उस युवती को हम मानवता कहते हैं। उस युवती को हम मानवता कहते हैं। दूसरी कविता जो है, ये एक वक्त था जब हम लोग, हमारे ऊपर थोड़े बुरे दिन आए हुए थे। उस वक्त मैंने ये कविता लिखी थी जिसे आज भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे जोश सा आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा। ये गाकर सुनाना चाहती हूँ, जो टूटी फूटी मेरी आवाज़ है उससे। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। मैं ठोकर खा के गिर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं ठोकर खा के गिर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। गिर कर उठ नहीं पाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तुम हंसते हो परे होकर, किनारे पर खड़े होकर। तुम हंसते हो परे होकर, किनारे पर खड़े होकर। मैं रोकर हंस नहीं पाऊं, ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर खा के गिर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। अभी जीना हुआ मुश्किल, घायल है बड़ा ये दिल। अभी जीना हुआ मुश्किल, घायल है बड़ा ये दिल। मैं टूटूं और बिखर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं टूटूं और बिखर जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। खिज़ा का ये मंजर है, कभी बादल घना घन है। खिज़ा का ये मंजर है, कभी बादल घना घन है। मैं छींटों में ही घुल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं छींटों में ही घुल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता।
कश्ती की बात रहने दे, समंदर भी डुबो दे तू। कश्ती की बात रहने दे, समंदर भी डुबो दे तू। किनारे तैर न पाऊं ऐसा हो, किनारे तैर न पाऊं ऐसा हो नहीं सकता। गिरी है गाज हम पर अब कभी बिजली डराती है। गिरी है गाज हम पर अब कभी बिजली डराती है। मैं साए से लिपट जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। मैं साए से लिपट जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। सभी सपने कुम्हलाए तमन्ना रूठ बैठी है। सभी सपने कुम्हलाए तमन्ना रूठ बैठी है। मैं घुटनों पर ही आ जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। मैं घुटनों पर ही आ जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी की दो पंक्तियां जो है मैंने वो ईश्वर के लिए लिखी है, ऊपर वाले के लिए लिखी है। तू मेरा है मैं जानू ये कायनात तेरी है। तू मेरा है मैं जानू ये कायनात तेरी है। मैं तेरा हो नहीं पाऊं ऐसा हो नहीं सकता। तो ठोकर खा के गिर जाऊं ऐसा हो नहीं सकता। गिर कर उठ नहीं पाऊं ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू। बहुत अच्छी। एक्चुअली जैसा मैंने कहा, हमारे प्रतिभाशाली कवियों की कई व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं और मेरे को इतना समय नहीं कि मैं सबकी उनकी सुनाते रहूं। इनकी भी कोई एक प्रकाशित रचना है और संगीत का क्षेत्र है इनका, इनके पतिदेव का, संतोष जी का। एक्चुअली सारा परिवार संगीत में था और मैं इनको कभी कभी फैमिली बॉन्ड ट्रैप कहना करता था। तो साहित्य में और मानव को एक बड़ी देन है हास्य और व्यंग की, और बिना वैमनस्य बिना द्वेष के दिया हुआ हास्य और व्यंग एक अद्भुत चीज है। तो आज हम उसी तरफ चलते हैं। मेरी एक हास्य की बात सुनिए कि एक भाई को कनाडा का ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार मिला। अपने एक भारतवासी मित्र से बोला, आज मुझे कनाडा की पद्मश्री मिली है। तो मित्र ने सहज भाव से कहा, ध्यान रखना जब भाभी तक समाचार पहुंचे तो जो काका के साथ हुआ, काका हाथरसी के साथ हुआ, वैसा न हो। तो क्या हुआ काका हाथरसी के साथ? उनको भी पद्मश्री मिली। तो दिल्ली से उड़कर गई काकी तक ये बात, काका वापस आ रहे पद्मश्री के साथ। पद्मश्री के साथ तनिक काकी बखुलाई, अरे बुढ़ापे में काका को लाज ना आई, घर में सौतन नहीं आएगी। यही मैंने ठानी, जाए काका घर से बाहर यदि हो आना कानी। पद्मश्री थी वो। हाँ, पद्मश्री, वो तो वही समझे ना। नहीं तो वो तो वही समझे। तो हास्य के दौर में सुनने के लिए हम स्वागत करने जा रहे हैं अपने हास्य व्यंग के फनकार श्री विनोद कुमार जी को। ये पंक्तियां मेरी उनको समर्पित है। बहुत पुरानी बात है ये, जब प्राण बचाने प्रियवर के एक कामिने ने अपने सारे केश न्यौछावर कर डाले। बलिदान देख जनता ने तब नभ के एक जगमग तारे को था नाम दिया उस कामिनी का। पर अपना युग है कुछ विचित्र, इतनी बालाएं आज यहाँ जो अपने केश बचाने को प्रियतम की बलिदान कर देंगी। है कहाँ रहे इतने तारे, दे नाम उन्हें इन बालाओं का। तो स्वागत है श्री विनोद कुमार। हिज एक्सीलेंसी संजय वर्मा साहब और मिसेस वर्मा का स्वागत है ऑटवा में।
आपने बहुत जगह ठंड देखी होगी, तो यहाँ की ठंड की शुरुआत करें। वैसे तो मना किया था, लेकिन चूंकि मेरी कविता के साथ संपर्क है इस बात का, तो मैं कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में चांसलर प्रोफेसर हूँ इस समय। तो आज से 1964 में रुड़की यूनिवर्सिटी, जो सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है भारत की, उसका ग्रेजुएट हूँ। तो 64 की क्लास का ग्रेजुएट होने के नाते 50 साल के बाद जब उनका सबका मिलना हुआ, एक बार क्लास का गेट टुगेदर हुआ, तो मुझे भी इनवाइट किया गया। और अब सारा फिक्शन है उसके बाद, तो उसमें जो है वो मुझे कोई की नोट स्पीच के लिए बुलाया गया, तो दिल्ली से मैं रुड़की पहुंचा। तो मेरे पहले दिन का ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो रुड़की यूनिवर्सिटी ने 1964 क्लास के 50 वर्ष पूरे होने पर गोल्डन जुबली रीयूनियन मनाया। उसमें की नोट एड्रेस वास्ते आपके अपने एक पुराने छात्र यानी प्रोफेसर कुमार साहब को कनाडा से बुलाया। तो मैं रुड़की पहुंचता हूं, तो टीचर्स ने कार के दरवाजे खोले। हम उतरते ही बोले, आहा, यहाँ उतर गई कितनी ही पीढ़ियां, वही पुरानी सीढ़ियां, आहा वही पुरानी सीढ़ियां। रुड़की यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड और MIT की तरह से बड़े बड़े पिलर्स हैं और स्टेयर्स चढ़ती हैं, तो उस तरह का उसी का सीन है। वही मैदान, वही पुराने वृक्ष, वही ऑफिस और वही पुराने कक्ष, वही पुरानी खिड़की, वही जाली, आहा देखिए वही पुराना माली मंडरा रहे थे हम पर यादों के दुदल के। हम थोड़ा सा और आगे चल के वही पुरानी पानी के झरने की साउंड, वही बेल, वही पुराना प्लेग्राउंड, स्टूडेंट्स में वही पुरानी बदहवासी, जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में भागते रहते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर। वही पुरानी पानी के झरने की साउंड, वही बेल, वही पुराना प्लेग्राउंड, स्टूडेंट्स में वही पुरानी बदहवासी, वही पुराना मार्कर और वही पुराना चपरासी। नमस्कार नमस्कार स्टूडेंट। एक मार्कर हुआ करता था हमारे स्टूडेंट क्लब में, वो भी इतना पुराना था, मेरे ख्याल से उस समय भी उसकी उम्र 80 साल की होगी। वो हम लोगों को बिलियर्ड खिलाया करता था, सिखाता था हमको कि स्नूकर बिलियर्ड कैसे खेलते। तो एक मैं वहाँ पे रविंद्र भवन में रुका हुआ था, आज़ाद भवन, रविंद्र भवन, इस तरह से उनके भवन बने हुए थे, हॉस्टल थे। तो उसमें फर्स्ट फ्लोर पे 22वें नंबर का मेरा कमरा था। अब आया रविंद्र भवन का द्वार, हॉस्टल में वही कमरे, वही पुराना खानसामा, वही धमा चौकड़ी और वही पुराना हंगामा। तो मैं अंत की तरफ चल रहा हूँ इसमें, तो ज़रा सा ध्यान दें आप। हम पर पुरानी स्मृतियां छा रही थी, तभी पाया कि हमारे पुराने कमरे F-22 से कुछ ज्यादा ही आवाजें आ रही थी। हमने दरवाजा खटखटाया, लड़के ने दरवाजा खोला, पर बड़ा घबराया क्योंकि अंदर एक कन्या थी, वलकल वसन वन्या थी। दिल मेरा नहीं साहब, उस लड़के का दिल रह गया दहल के, लेकिन बोला संभल के, आइए सर, मेरा नाम इज मदन,
My name is Madan. Meet her. She is my cousin. हम प्रोफेसर कुमार लगे मुस्कराने, वही पुराने बहाने, वही पुराने बहाने, वही पुराने बहाने, वही पुराने बहाने। तो सब चीज़ें सब वही थी जहाँ 50-60 के साल के बाद जब हम गए तो। अच्छा, मैं ज़्यादातर हास्य की कविता अपने ऊपर ही लिखता हूँ, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा था कि अपने ऊपर व्यंग करो तो आपका जीवन लंबा होगा, अगर अपनी पत्नी पर व्यंग करो तो रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी छोटी सी कविता है, सब लोग परिचित होंगे इससे, एक्सेट्रा से, एक्सेट्रा वर्ड, जिसका हिंदी में इत्यादि और उर्दू में साहब वगैरह। उर्दू भी मेरी बड़ी लैंग्वेज है। और आज कवियों में एक मेरे कवि मित्र नरेश भी प्रस्तुत है। तो 11 दिसंबर की आज दिन है, शुभ दिन है। हाई कमीशन ने कवि सम्मेलन आयोजित किया है। तो अब साहब 12 दिसंबर को क्या होता है सुबह, तो 12 दिसंबर का दिन। तो साहब मेरे जो कविवर नरेश हैं उनका फोन आता है। तो कविवर नरेश का फोन आया, बोले विनोद भाई बहुत बधाई, आज तो अखबार में तुम्हारा नाम छपा है, बधाई। अरे वाह, कवि को क्या चाहिए, यहाँ तालियों की भूख होती है और अखबार में नाम छप जाए, वाह कमाल की बात है। विनोद भाई बहुत बधाई, आज तो अखबार में तुम्हारा नाम छपा है, बधाई। हमने लपक कर अखबार उठाया, पंक्ति पंक्ति से गुजर गए, नाम नहीं पाया। स्वनाम पढ़कर धन्य होने के लिए बहुत प्रयत्न किए, चाट मारा सारा अखबार निगोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा कि भाई नाम मेरा कहाँ पर है। चाट मारा अखबार निगोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, संपादकीय, पाठकीय, सकाफा और शेयर बाजार, सरकारी निविदाएं, यहाँ तक कि वैवाहिक विज्ञापन, श्रद्धांजलियां, उठावनियां और शोक सभाएं, सब देखवाना। कल की कवि गोष्ठी का एक छोटा सा समाचार अवश्य था उसमें, पर अपना नाम तो अदृश्य था। तो फोन मिलाया, मैंने कहा भाई नरेश, चित्त को दिया तुमने बड़ा कलेश, नाम कहाँ है? तो नरेश बोले तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है। और देखो ध्यान से, गोष्ठी की खबर में तो लिखा है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिखा है। पढ़ो क्या लिखा है। कल की कवि गोष्ठी में स्वप्न शैल, अरुणा गुप्ता जी, ब्रजमोहन ह्यूमन, हिज एक्सीलेंसी संजय वर्मा, रश्मि रेखा, वली साहब इत्यादि इत्यादि ने भाग लिया है। तुमने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, तुमने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। नाम नहीं है ऐसा मत कहो, इसमें एक इत्यादि मैं हूं, एक तुम हो। बहुत ही बढ़िया। अब 6 तालियां बजाइए आप लोग तो। ओ 6 तालियां। तो
तो हमारे अगले कवि अपने हंसमुख चेहरे और अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविता में भी वही जिंदा दिली है। ये पंक्तियां मेरी उनके प्रति भेंट है। नशाबंदी के बारे में सुनकर कवि ने पत्नी को समझाया, तुम जो पिया पिया कर कब बुलाती थी ना, उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रस्तुत है श्री रणजीत देवकर। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। एक्चुअली बहुत बड़े बड़े कविगण यहाँ पधारे हुए हैं और मैं अपने को इन बड़े बड़े कवियों में छोटा सा महसूस करता हूँ, लेकिन हमारे उमर साहब ने मुझे कहा कि रंजीत तुम भी कुछ भी बोल देना। मैंने कहा अच्छा, कविता लिखनी तो बहुत कठिन है। आपने कहा कुछ भी बोल देना, तो मैं कुछ भी बोलने के लिए हाजिर हो चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं संजय वर्मा जी जो यहाँ के हाई कमिश्नर हैं और उनकी पत्नी, उनको दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और उनका वेलकम करता हूँ 8वां में आने के लिए। और उमर साहब का जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे को बढ़ता हूँ, क्योंकि उमर साहब ने कहा था कि रंजीत ये ध्यान रखना, समय बहुत थोड़ा है हमारे पास और जो कुछ भी बोलना उसी समय में बोलना। आप थोड़ा, लेकिन ये नहीं बताया 5 मिनट 10 मिनट, तो जो भी थोड़ा समय है उसमें मैं कुछ अपने मन के विचार रखने जा रहा हूँ। कई बार मेरी ऐनक नज़र की घर रह जाती है तो मैं डॉलर स्टोर से खरीद लेता हूँ और कई बार जो बोलने के लिए लाता हूँ वो भी भूल जाता हूँ। तो आज मैंने उसको जेब में रात को ही डाल दिया था। तो लिखी यानी कि शेर सुनते सुनते शायरों के मैं भी शायर हो गया। लिखी मैंने कुछ पंक्तियां जो अच्छी नहीं लगी और कूड़े में फेंक दी। तब मेरे दोस्त संतोष शैल ने समझाया कि ऐसे कूड़े में मत फेंका करो, क्या पता इसी में ही अच्छा पाठ हो। फिर लिखी कुछ पंक्तियां जो कुछ अच्छी लगी, उन्हीं को सुना रहा हूं। शायरों की सोबत का असर मुझ पर भी हो गया। लिखते 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 मैं भी शायर हो गया। आज मैं माँ और मातृभूमि की याद दिला रहा हूँ। लिखी हुई वो सब पंक्तियां फिर से दोहरा रहा हूँ। जननी और जन्मभूमि को बारंबार प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी को भी दिल से नमन करता हूँ। भूल गया क्यों मातृभूमि को, खुद को पूछना चाहता हूँ। लिखी हुई उन पंक्तियों को फिर से दोहराना चाहता हूँ। घिन आती है मुझे खुद अपने से, जो माँ अपनी को भूल गया। उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया, गोदी में जिसकी पला बड़ा हुआ मैं। जग में जिसने विचरना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। जिसने मुझको भाषा दी, जीने की परिभाषा दी, उसको ही मैं भूल गया। गीले में खुद को वो रखती रही, लोरी और गीत सुनाती रही। रात रात भर जगती रही, निस्वार्थ वो सेवा करती रही। उसको ही क्यों मैं भूल गया। जब मेरी बारी आई उसकी सेवा करने की, उसको सुख देने की, मैं कर्तव्य अपने को भूल गया और उससे दूर कहीं चला गया, मतलब कनाडा में आ गया। धिक्कार है ऐसे बेटे को जो मातृभूमि से दूर गया, जहां जननी को ही भूल गया। मां के चले जाने के बाद जब बेटे को मां की याद आई,
रोते हुए वो कहने लगा, मां, क्यों? क्या इसीलिए तू रूठ गई है और मुझसे दूर कहीं चली गई है? ना दोस्त मेरे ही रहे, ना बच्चे मेरे ही रहे, सब छोड़ गए हैं साथ मेरा, दिल तोड़ गए हैं सब मेरा। पछता रहा हूं बिन तेरे, यहां कोई नहीं है संग मेरे। यहां दूर अकेला हूं पड़ा हुआ, डर लगता है बहुत मुझे। बस अपने पास बुला ले मां, गोदी में फिर से सुला दे मां। फिर भी तो हूं तेरा बेटा मैं, और तू है मेरी प्यारी मां। तूने ही तो जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर क्यों नहीं सुनती तू मेरी पुकार? क्या मां को नहीं है बेटे से प्यार? मां ने फिर जवाब दिया, सुन मेरे बेटे, मेरे प्यारे लाल, मां को अब भी है बेटे से प्यार। बेटे, मां तो मां होती है, अपने बच्चों की जान होती है। मैं मरकर भी हूं तेरे पास, मत होना तू कभी उदास। तू देख नहीं सकता है मुझको, मैं तो देख रही हूं तुझको। कायर क्यों तू बनता है, कायर क्यों तू बनता है, बिन मेरे क्यों डरता है? उठ, हिम्मत कर, कुछ करके दिखा। जो रास्ता तुझे दिखाया था, उस रास्ते पर तू चल के दिखा। हर माँ है बेटा तेरी माँ, माँ मातृभूमि, माँ मातृभाषा, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा माँ, ये सभी तो है बेटा तेरी माँ। इनके पावन पवित्र दिनों को तू बढ़ चढ़ के खुशियों से मना, खुशियों से मना। ये सब है बेटा तेरी माँ। धन्यवाद। मेरी और भी कविता थी, लेकिन समय को देखते हुए मैं दूसरी कविता फिर कभी अगर मौका मिला या समय हुआ, वो हास्यरस की है, वो बाद में आपको सुनाऊंगा। धन्यवाद। नहीं, कोई नहीं, हम मैं अपने आप की तरफ से धन्यवाद बहन जी। प्रेम एक अमृत है जो बीमार संस्कृति को स्वस्थ बना सकता है। श्रीमती रश्मि गुप्ता की कविता में प्रेम का माधुर्य है। प्रेम के संबंधों की अभिव्यक्ति का ऐसा मिठास है जो हृदय को छू लेता है। आप कलाकार हैं, चित्र भी बनाती हैं, कविता भी बनाती हैं और बच्चों को बड़ा भी करती हैं। प्रेम के संबंधों की अभिव्यक्ति का ऐसा मिठास जो हृदय को छू जाता है। वह प्रेम चाहे प्रभु के लिए हो, मातृभूमि के लिए हो या प्रीतम के लिए हो। तो उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। कल्पना के मधुर जीवंत प्यार के वितान तान कर, दूर मेघ का वह युवा खंड जो धरती पयोधर क्षितिज की ओर झुक रहा है, वैसे ही तुम में आत्मसात होने की इच्छा हृदय को लगाए ये जोगन तुम्हारी देर से प्रतीक्षा कर रही है। जिसके लिए लिखा है वो धन्य है। स्वागत है श्रीमती रश्मि गुप्ता का। धन्यवाद जगमोहन जी। जिसके लिए लिखा है वो तो नहीं आ पाया। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन है इस शहर में। और वाकई में इस गोष्ठी को वो करके आपने हम लोगों को सबको जो प्रोत्साहन दिया है, वरना हिंदी या अपनी जो भी भाषा, उर्दू हमारी जो भी कवि लोगों का या लिखने वालों के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो उनका लिखना छूट जाता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम लोग के कार्यक्रम होते रहेंगे। चलिए, अब ये जगमोहन जी ने प्रेम की बात करी तो मैं पहली कविता प्रेम के ऊपर, लेकिन दूसरी कविता दूसरी तरीके से सुनाती हूँ। मत जाना दूर प्रिय, शीर्षक है मत जाना दूर प्रिय।
मत जाना दूर प्रिय, बस एक दिन के लिए भी मुझसे। मत जाना दूर प्रिय, बस एक दिन के लिए भी मुझसे, क्योंकि कैसे बताऊं तुम्हें, बहुत लंबा हो जाता है वो दिन मेरे लिए। बहुत लंबा हो जाता है वो दिन मेरे लिए तुम्हारे इंतजार में। जब सभी गाड़ियां भी सुला दी जाती हैं अपने अपने अड्डों पर, जब सभी गाड़ियां भी सुला दी जाती हैं अपने अपने अड्डों पर, खड़ा रहता हूँ तुम्हारी प्रतीक्षा में उसी स्टेशन पर सुनसान में। मत जाना दूर प्रिय, मत जाना दूर प्रिय, कभी भी दूर मुझसे, बस चंद घंटों के लिए भी, बस चंद घंटों के लिए भी, क्योंकि चिंता की अनगिनत नन्ही बूंदे इधर उधर से आकर सिमटने लगती हैं मेरे अंतः में। चिंता की अनगिनत नन्ही बूंदें इधर उधर से आकर सिमटने लगती हैं मेरे अंतः में, और तमाम उद्दंड धुएं मंडराते किसी बंद कमरे की तलाश में, तमाम उद्दंड धुएं मंडराते किसी बंद कमरे की तलाश में मेरे विक्षिप्त हृदय को दबोचने लगते हैं, सब के सब मेरे अंदर ही समा के। मत जाना दूर प्रिय, मत जाना दूर प्रिय, कभी भी दूर मुझसे, काश एक पल भी तुम्हारी छाया न हो ओझल मेरी आंखों से, काश न बहके तुम्हारी पलकें किसी तन्हा सी दूरी पे। मत जाना दूर प्रिय, कभी भी दूर मुझसे, एक पल के लिए भी। आखिर का स्टैंजा है, मत जाना दूर प्रिय, कभी भी दूर मुझसे, एक पल के लिए, क्योंकि बहुत दूर निकल जाओगे उस पल में तुम मुझसे, और मैं समस्त धरा पर भटकता पूछूंगा, क्या तुम फिर लौट कर आओगे? मैं समस्त धरा पर भटकता पूछूंगा, क्या तुम फिर लौट कर आओगे, या मुझे तड़पता छोड़कर यहीं सदा के लिए चले जाओगे? एक कविता और सुनाती हूँ। शीर्षक है, आज जो समाज की दशा है उसके ऊपर यह है, स्वतंत्रता की बेड़ियां। शीर्षक है स्वतंत्रता की बेड़ियां। स्वतंत्रता थी जीवन की भोर, स्वतंत्रता थी जीवन की भोर, शांति चैन नई उमंगों का स्रोत। जब बिरले मिला करती थी, समाज और देश के स्तर पर हर्ष की अनुपम छवि हुआ करती थी। समाज और देश के स्तर पर हर्ष की अनुपम छवि हुआ करती थी। हृदयहीन और निर्लज्ज बन के रह गई है जब से अधिकता में हो गई है। हृदयहीन और निर्लज्ज बन के रह गई है जब से अधिकता में हो गई है। हर किसी की व्यक्तिगत मामला बन गई है। स्वतंत्रता की आस में मानव हर पल अधीर है, मजबूत जकड़ रही है मन पर स्वतंत्रता की जंजीर। मजबूत जकड़ रही है मन पर स्वतंत्रता की जंजीर। हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि वो स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि वो स्वतंत्र है, मगर सभी के दिमाग पर उसी का आतंक है। सभी के दिमाग पर उसी का आतंक है। बालक भी माँ बाप से अधिकार मांगने लगे, सुविधा और हित की परिभाषा बनाने लगे। मातृत्व भी अब तो रंग बदलने लगा या समय की खींचतान में बिखरने लगा। बच्चों की अभियाचना मुसीबत लगने लगी। मुक्ति बना मुक्ति की रटसी लग गई। हर दिल दिमाग पर जकड़ गई है स्वतंत्रता की बेड़ियां। समझौता स्वीकार नहीं है, डिसिप्लिन है गाली। समझौता स्वीकार नहीं, डिसिप्लिन है गाली। हर मंत्रणा सीख सी कड़वी लगती नहीं अब भली। परस्पर आश्रित रहने का भाव भी मधुर सा था। परस्पर आश्रित रहने का भाव मधुर था। परिवार को बांधने का वही सरेस अडिग था। कमजोर हो गया सब बंधन अब प्यार का। परिवारों को तोड़ता अभियान अलगाव का। परिवारों को तोड़ता अभियान अलगाव का। संबंध चिटकने लगे, बंधन प्यारे बिखर गए। बस एक रह गया भीड़ में, अपने सभी छूट गए। पर ज्ञान कहाँ उसे कि वह मुक्त है ही नहीं।
ज्ञान कहाँ उसे कि वो मुक्त है नहीं, उलझा पड़ा दिमाग पराधीन भटका है कहीं। मुक्त हुआ था तो एक और इसने जकड़ लिया, बेहद कड़ी जकड़ है ये नापाक सी बेड़ियां। निर्विघ्न छाई जा रही हैं स्वतंत्रता की बेड़ियां। अब अमेरिका के में देख लीजिए जनवरी 6 को कैपिटल हिल पर अटैक, उसके बाद फ्रीडम कॉन्वॉय ऑटवा, फ्रीडम के लिए जो है जर्मनी में इतना बड़ा कांड हो गया। तो देश देश में उमड़ रहे हैं स्वतंत्रता के काफिले, देश देश में उमड़ रहे स्वतंत्रता के काफिले, फ्रीडम कॉन्वॉय। विद्रोह है राजनीति का, कहीं मानवता के सिद्धांतों का। वर्षों से बने संविधानों को स्वतंत्रता की गुलाम तोड़ने चले। क्या भेद है अब आतंक और स्वतंत्रता में? क्या भेद है अब आतंक और स्वतंत्रता में, जब नित नई स्वतंत्रताओं में युद्ध मच गए? क्या सीमा है स्वतंत्रता की, यह भी तो पता नहीं। बड़ी तेजी से डस रही है मानवता को स्वतंत्रता की बेड़ियां, निर्विघ्न छा रही हैं स्वतंत्रता की ये बेड़ियां। धन्यवाद रश्मि। तो जनाब वली आलम शाहीन को मैं साहित्य के आसमान का आफताब कहता हूँ। इनकी रचनाएं, नज़में, गज़लें सूरज की किरणों की तरह हैं जो सारी धरती पर फैलती हैं और फिर उस धरती की हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी शायरी कई उच्च विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है और शोध का विषय है, रिसर्च इसके ऊपर होती है। तो शायर की मिसाल एक बागवान से दे सकते हैं। कवि तो वह माली है जिसने उपवन के फूल खिलाए, ना मालिक है उन फूलों का, उनके सौरभ का, उनकी छवि का। वो सब तो बस उसके हैं जिसने परखा, जिसने चाहा, जो हंसा तो फूल जब मुस्कुराए। तो आइए शाहीन साहब का स्वागत करते हैं और फूलों के साथ हम भी थोड़ा मुस्कुरा लें। जनाब शाहीन साहब। शाहीन साहब आफ्ताब महताब सब है ना। बेहद शुक्रिया डॉक्टर जगमोहन उमर साहब आपके इस तारुफ का। सबसे पहले मैं अपने इज़्ज़त माब हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा साहब को इस शहर में, इस मुल्क में खुश आमदीद कहता हूँ। और इन्होंने आते के साथ ही हमारे बर्फ़ ने जो ठंडक दी है उसे शहर की गर्मी से दूर करने की काविश में हमारा साथ दिया है। तो हम सब इसके लिए आपके एहसानमंद हैं कि आपने ये मौका फराहम किया। आपने एक बहुत अच्छी बात जिससे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया वो ये थी कि सब हमारे साथ हैं, कोई रह नहीं जाता पीछे, सब इसके साथ, सब साथ हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़ास तौर से ऐसे माहौल में, ऐसे मुआशरे में जहाँ हर कोई अकेला है, फर्द अकेला है, कभी कभी मजमे में भी अकेला होता है, वहाँ इस तरह की बात हमें ताकत देती है। तो बेहद शुक्रिया। हमारे एक शायर हैं मजरूर सुल्तानपुरी, आपने उनका नाम सुन रखा होगा, बहुत मशहूर है। उनका एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस तो बेहद शुक्रिया आपका। अब मैं एक चंद गज़ल के चंद शेर और एक लफ्ज़, दो चीज़ों की इजाज़त है यहाँ, तो मैं वही करूँगा। एक, मेरी पैदाइश बिहार के एक दूर दराज गाँव की है, बहुत ही दूर उठादा गाँव, मुंगेर ज़िला में। तो वहाँ जिस तरह के मकान होते हैं
इस गजल का जो मतला है, पहला शेर, वो उसी की अक्कासी करता है। जब ओस बूंद बूंद गिरी साहिबान से, जब ओस बूंद बूंद गिरी साहिबान से, खुशबू सी है कुड़ी मेरे कच्चे मकान से। जब ओस बूंद बूंद गिरी साहिबान से, जब ओस बूंद बूंद गिरी साहिबान से, खुशबू सी है कुड़ी मेरे कच्चे मकान से, मेरे कच्चे मकान से। और तू साहिलों पे जिसका निशान ढूंढता फिरा, तू साहिलों पे जिसका निशान ढूंढता फिरा, रिश्ता तो उसने जोड़ लिया बात बात से, रिश्ता तो उसने जोड़ लिया बात बात से। तू साहिलों पे जिसका निशान ढूंढता फिरा, रिश्ता तो उसने जोड़ लिया बादबान से, बादबान से। और शेर हृदय के, नाकदरिए हुनर की मुझे ताबी न थी, नाकदरिए हुनर की मुझे ताबी न थी, मैंने खुद अपनी जिन्स उठा ली दुकान से, मैंने खुद अपनी जिन्स उठा ली दुकान से, मैंने खुद अपनी जिन्स उठा ली दुकान से। क्या क्या हुई कबूल दुआएं उसे एक शब्द, क्या क्या हुई कबूल दुआएं उसे एक शब्द, फिर एक फूल भी न गिरा आसमान से, फिर एक फूल भी न गिरा आसमान से। और रेजों में बट गया हूँ, टुकड़ों में बट गया हूँ मैं शाहीन हर तरफ, टुकड़ों में बट गया हूँ मैं शाहीन हर तरफ, पहचान ले मुझे मेरे बिखरे निशान से, पहचान ले मुझे मेरे बिखरे निशान से। टुकड़ों में बट गया हूँ मैं शाहीन हर तरफ, पहचान ले मुझे मेरे बिखरे निशान से, मेरे बिखरे निशान से। अब एक नज़्म पेश करता हूँ, दूसरी चीज़ जो कि शायद आपको, और इस नज़्म की है कि ये 50वां साल है मेरा आठवां में, और ये पहली नज़्म थी जो मैंने आठवां में लिखी। और अब मेरे कई मजमूओं में शामिल है, सिलेक्शंस में, मेरी किताबों में। दिल्ली का भी एक अदारा है एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस, उसने छापी है, उसमें भी ये किताब, ये नज़्म शामिल है। इसका उन्वान है उर्दू में करिए जां की एक नज़्म। करिए जां का मतलब होता है दिल के अंदर, अपनी जान के अंदर जो बस्ती बसी हुई है, करिए जां वो होती है। उसमें चंद शेर हैं और उससे मिले हुए 3-4 शेर और। नहर रीडो के किनारे में खड़ा सोचता हूँ, ये 1973 की नज़्म है। नहर रीडो, मुझे आए हुए 1 हफ्ता या 10 दिन हुए थे। नहर रीडो के किनारे में खड़ा सोचता हूँ, वही सरसब्ज घने पेड़ हैं, सूरज है वही। नहर रीडो के किनारे में खड़ा सोचता हूँ, वही सरसब्ज घने पेड़ हैं, सूरज है वही। धूप में सारी तमाज़त है जवां जिस्मों की, तमाज़त माने गर्मी। धूप में सारी तमाज़त है जवां जिस्मों की, चश्मो अबरू है वही, हुस्न की सद्दज है वही, हुस्न की सद्दज है वही। और घर से निकला तो कई बार ख्याल आया था, घर से निकला तो कई बार ख्याल आया था, जुस्तजू है तो परेशान नजरी भी होगी, जुस्तजू है तो परेशान नजरी भी होगी। और हर खुली आंख में रुसवाइयां मंडलाती हैं, हर खुली आंख में, विनोद कुमार साहब आप पर, हर खुली आंख में रुसवाइयां मंडलाती हैं। बासे दरबदरी दीदावरी भी होगी, हर खुली आंख में रुसवाइयां मंडलाती हैं, बासे दरबदरी दीदावरी भी होगी। ये मगर कौन सी मंजिल है सफर में आपके, ये मगर कौन सी मंजिल है सफर में आपके, पहले इतना तो न था दिल में खला का एहसास, पहले इतना तो न था दिल में, खला मीन्स वैक्यूम। ये मगर कौन सी मंजिल है सफर में आपके, पहले इतना तो न था दिल में खला का एहसास। दिन गुजर जाता है कुछ और अंधेरे देकर, दिन गुजर जाता है कुछ और अंधेरे देकर, ढल गई रात तो फिर सहले बला का एहसास, फिर सहले बला का एहसास। अजनबी शहर में शीशे के घरों से बाहर,
अजनबी शहर में शीशे के घरों से बाहर झुरमटों में कोई अपना है गुमा तक मुश्किल, गुमा तक मुश्किल, झुरमटों में कोई अपना है गुमा तक मुश्किल। और दर्द बेख्वाब सी आंखों का पुराना महरम, महरम राजदार को बोलते हैं अपने शेयर करने वाले को। दर्द बेख्वाब सी आंखों का पुराना महरम, यूं है वामांदा कि अब आओ फुगा तक मुश्किल, यूं है वामांदा कि अब आओ फुगा तक मुश्किल। और इसी से लगे हुए चंद शेर जो इसको रख करेंगे। मादूम मैं ही नाकारा हूँ या गर्मी बाजार है कम, मैं ही नाकारा हूँ या गर्मी बाजार है कम, क्यों दिगरगुम हुआ इतना दिलो जां का आलम, वक्त रखता ही नहीं उम्र गुरेदा का भरम, उम्र गुरेदा डिक्लाइनिंग एज, वक्त रखता ही नहीं उम्र गुरेदा का भरम। मैं ही नाकारा हूँ या गर्मी बाजार है कम, क्यों दिगरगुम हुआ इतना दिलो जां का आलम, वक्त रखता ही नहीं उम्र गुरेदा का भरम। जिस्म कमजोर है, जिस्म कमजोर है और लज्जत हिस्स से महरूम, जिस्म कमजोर है और लज्जत हिस्स से महरूम, खौफ आइंदा है या फिर कोई फिक्र मऊम, शय जो मखसूम थी वो भी हुई अक्सर मादूम। और 3 मिसरे। मगर अब बेसरो सामान नहीं होता हूँ, मगर अब बेसरो सामान नहीं होता हूँ, दूर नजदीक से अनजान नहीं होता हूँ, मगर अब बेसरो सामान नहीं होता हूँ, दूर नजदीक से अनजान नहीं होता हूँ, अपने साये से परेशान नहीं होता हूँ, अपने साये से परेशान नहीं होता हूँ, मगर अब बेसरो सामान नहीं होता हूँ, दूर नजदीक से अनजान नहीं होता हूँ, अपने साये से परेशान नहीं होता हूँ। शुक्रिया। आपका शुक्रिया। 50 साल से शाहीन साहब हमें इसी तरह से अपनी कलाम सुनाते रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मेरी बारी है और मेरा जो क्षेत्र है विज्ञान और तकनीकी का है। तो लोग पूछते हैं कि भाई ये विज्ञान का कविता से क्या संबंध है। तो मैं उनको एक वैज्ञानिक की एक कविता सुनाता, एक छंद सुनाता कि एक कवि गोष्ठी में एक वैज्ञानिक ने इतनी सी बात कही कि युगों से महिलाओं की आकर्षण शक्ति निर्विवाद रही। अब स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं होती, तो कहते हैं अतः व्यर्थ ही उपकरण क्यों जुटाएं, अंतरिक्ष में आकर्षण के लिए भेजने दे कुछ महिलाएं। तो मैं आपको 2 कविताएं सुनाऊंगा जैसा माहौल है। और एक कविता दोनों प्रेम की है, लेकिन एक प्रेम है प्रेयसी का प्रेम और दूसरा है मातृभूमि का प्रेम। प्रेयसी का प्रेम में एक माधुर्य है, एक मिठास होता है और मिठास के साथ साथ कुछ उलाहना, कुछ शिकायत, कुछ छेड़खानी, कुछ कटाक्ष भी होते हैं। तो कहा है कि आजकल कुछ सोच में पड़े हैं सेठ किशोरी रमन, क्योंकि डाकुओं ने उनकी पत्नी का कर लिया अपहरण। अब उनके पास एक चिट्ठी आई है कि 1 किलो सोना गंदे नाले पे भिजवा दीजिए, हम स्वयं ही समेट लेंगे, और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो सेठानी को वापस भेज देंगे। तो ये किसी कवि ने लिखा। मेरी अपनी कविता सुनिए कि बेटा अपने पिता से कहता है, डैडी भारत की सुनी एक अनोखी बात, पत्नी को पति जानते शादी की ही बात। तो डैडी कहते हैं, बेटा जग की रीत ये सब पतियों की बात, पत्नी को पहचानते शादी के बाद। समझिए आप, ये सहमत है। तो तायीद कर रही है, आपकी तायीद कर रही है। अच्छा ठीक है। तो पुत्र खुशी से कह उठा, डैडी बात अनूप, लड़की ऐसी है मेरी जैसे माँ का रूप।
तो डैडी ने फिर ये कहा करके पछतावा, बेटा तेरे भाग पे तरस मुझे आता। तो ये तो हास्य की बात हुई। मेरी कविता है अनबुझ प्यास, और प्रेम गीत है एक तरह से कि तुम प्रिय हो मित्र मेरी, तुम मेरी हो प्रियतमा, हो मेरी तुम साधना, और तुम मेरा आधार हो। श्वास में हर बार मांगा तुम वही वरदान हो, कल्पना में जो संजोया चित्र तुम साकार हो। तुम प्रिय जो साथ मेरे, हर सुबह एक पर्व है, हर निशा होगी सुहानी, ये मेरा विश्वास है। आज कैसी चांदनी है, आज कैसी रात है, आज क्यों धड़कन हृदय में, आज कैसी प्यास है, आज कैसी चांदनी है। किस्मत अधर पर जो उषा की लालिमा हो छा रही, या कि स्वाति के प्रहर में चांदनी मुस्का रही। स्वर तुम्हारा हृदय छूता जो मधुर संगीत हो, या कि वीणा के सुरों में एक मुखरित गीत हो। फूल मेरे घर खिले हैं, या महकती है हवा, या तुम्हारे प्यार की यह सुरभि का आभास है। आज कैसी चांदनी है कि जरा चंचल जरा सहमे, पलक में आधे छिपे इन उम्मीदें नयन की गहराइयों में खो गया। समय के निर्दय चरण ने जो चुराई नींद, तो तेरी बाहों का सहारा लेके फिर मैं सो गया। जिंदगी की राह में, जिंदगी की राह में है मेरा संबल कहाँ, एक तेरी प्रेरणा है, एक मेरी आस है। आज कैसी चांदनी है कि हम चलेंगे साथ मिलकर क्षितिज के उस छोर तक, हो कठिन पर्वत शिखाए या हरी हो वादियां। प्रिय तुम्हारे चरण का स्पर्श ही इतना मधुर, मेरी राहों में बहारें ले रही अंगड़ाइयां। मेरे जीवन की उमंगे आज बढ़कर गगन छूती, हम विहग दो मुक्त हैं, हम दो पक्षी हैं, हम विहग दो मुक्त हैं, और ये खुला आकाश है। आज कैसी चांदनी है। तो जो इतने सवाल हैं कि आज ये कैसी चांदनी है, आज ये कैसी रात है, मेरे दिल में धड़कन क्यों है, तो उसके जवाब है कि आज निर्मल चांदनी है, कि आज निर्मल चांदनी है, आज महकी रात है, क्यों न हो धड़कन हृदय में जो तुम्हारा साथ है। कि मैंने अपने दिल को था, कि मैंने अपने दिल को था 100 बार चाहा रोकना, पर तुम्हारे प्यार की ये एक अनबुझ प्यास है। आज निर्मल चांद। ये प्रेम का एक स्वरूप हुआ। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं ऐसे। प्रभु का प्रेम जो मैंने सुनाया था, मातृभूमि का प्रेम, माँ का प्रेम, प्रेयसी का प्रेम, मित्रों का प्रेम, जो आप सब मित्र हैं,
तो ये जो मैं सुना रहा हूँ वो मातृभूमि का प्रेम समझिए। मेरी भूमि, मातृभूमि तो भारत तो है ही है, भारत में राजस्थान का रहने वाले, उदयपुर शहर के रहने वाले। और आजकल उदयपुर शहर बड़ी न्यूज़ में है क्योंकि G20 वाले वहाँ मिल रहे हैं और बड़ा सुंदर कल्चरल प्रोग्राम परसों हुआ था। सोमेश जी ने मुझे उसका वीडियो, यूट्यूब वीडियो भेजा, बहुत ही सुंदर है, आप मौका मिले तो देखिएगा। तो ये जो है राजस्थान के गीत है, राजस्थानी भाषा का गीत है। तो भाषा में सब हिंदी के शब्द हैं सिवाय एक दो के, जैसे वालो यानी प्रिय, या रूपालो यानी सुंदर, सागे यानी साथ साथ गाई है मेरे। तो साथ साथ तो नहीं गा सकेंगे आप, लेकिन तालियां तो बजा सकते हैं। तो बात यह है कि हमारे जो शहर था उसके पास एक गांव था और गांव में एक जमींदार रहता था। उसके जमींदार के हवेली के बाहर एक खूंटा यानी पैग, खूंटा था भैंस गाय को बांधने का, और एक उसका नौकर था धन्या। तो जमींदार ने धन्या से कहा, धन्या ये खूंटो राते आपो आप लांबो वे गयो, अपने आप लंबा हो गया। वो बोला, हजूर आपको जो ठीक को राते लांबो वे गयो। दूसरे उसने कहा, अरे धन्या आज और लांबो वे गयो। हाँ अंदाता आपरी बात हाची, और लांबो वे गयो। तीसरे दिन उसका, अरे धन्या ये आज छोटो वे गयो दिखे। हाँ बिल्कुल छोटो है, आपकी बात हाची है। अरे धन्या थारी मत मारेगी, लांबो कहूं तो लांबो, छोटो कहूं तो छोटू। धन्या बोलता, हजूर वो आपको नौकर हूं और खूंटा को नौकर थोड़ी हूं। तो मेरा ये राजस्थानी गीत सुनिए कि मारो रूपालो यो देश माने वालो लागे जी। मैंने एक बार ये विनीपेग में कविता सुनाई, तो लोगों को इतना मजा आया सुन के, समझिए कि जो मेरी 2 लाइनें हैं पहले वाली, उसके मैं हाथ में ताली बजाते थे। तो आप भी कोशिश करिए एक बार कि मारो रूपालो यो देश माने वालो लागे जी, कि मारी धरती को यो गीत गाओ मारे सागे जी। ऊंचा पर्वत ऊंचो मस्तक, ऊंचा सब विश्वास, कि नदिया पावन जैसी गंगा, गौरवमय इतिहास, जन जन भारत की जय गावे, पर्व मनावे री, कि मारो रूपालो यो देश माने वालो लागे जी, कि मारी धरती को यो गीत गाओ मारे सागे जी। कि भोर पड़ी घन घंटा गाजे, गाजे प्रभु का गीत, कि राधा को यो प्रेम दीवानो, या मीरा की प्रीत, मारी धरती का कण कण में श्याम पिराजे जी, कि मारो रूपालो यो देश माने वालो लागे जी, कि मारी धरती को यो गीत गाओ मारे सागे जी। कि या रघुवर की धरती प्यारी, यो गौतम को देश, प्रेम अहिंसा सत्यशील को वीर दियो संदेश, गुरु नानक की मीठी वाणी घर घर गाजे जी, कि मारो रूपालो यो देश माने वालो लागे जी। नेशनल इंटीग्रेशन डे पे भी मैं सुनाता था, बहुत बार हाई कमीशन में ये बात चली। भाई ये लाइन अच्छी है, महावीर भगवान और रघुवर को और गौतम को और गुरु नानक को सबका आपने उनकी प्रणाम किया है। तो तुलसी रची राम की गाथा, सूर बखान्या श्याम, कि बालपणा की खेल खिलावट, माँ ममता सुख धाम, कहे बिहारी
राधा की छवि श्याम निहारे जी कि मारो रूपड़ो देश माने वालो लागे जी कि मारी धरती को यो गीत गाओ मारे सागे जी। अंतिम है गीता को संदेश अनोखो शाश्वत सत्य महान रहीमन संत कबीर सिखायो जीन धर्म ईमान नृत्य गीत और शिल्प अनोखा घर घर साजे जी कि मारो रूपड़ो केस माने वालो लागे जी कि मारी धरती को यो गीत गाओ मारे सागे जी। धन्यवाद। मेरी हाँ वो मैं सुना दूंगा, मैं वो सुना दूंगा। एक बार पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमान अपने पंचायत महोदय को, संजय डी वर्मा को। तो इतना बड़ी हर्ष की बात है कि वो हमारे साथ आ रहे हैं और उनको कविता का शौक है, स्वयं रचना करते हैं और इससे पहली बार मुझे सुनने का, शायद आपको भी शायद पहली बार ही सुनने का मौका हो। तो उनके लिए 4 लाइनें हैं पहले कि तुम प्रतिनिधि हो उस धरती के जहाँ पली संस्कृति मानव की, जिसका है इतिहास पुराना कितनी सदियां गौरव की, मूर्त जहाँ है सत्य अहिंसा धर्म प्रेम के कितने साधक, जहाँ शिल्प है जहाँ कला हो, जहाँ हुए जहाँ मानव के प्रेरक, कर्मठ प्रतिभावान उजागर भारत के वो एक लाल तुम, गौरवशाली उन्नत मस्तक किंतु हृदय के हो विशाल तुम, मातृभूमि के हो प्रतीक तुम, आरक्षक उसकी गरिमा के, देश ध्वजा के तुम वाहक हो, ज्योति पुंज उसकी महिमा के। स्वागत है। धन्यवाद भूपत साहब, जितना मुझको ट्रेनिंग में बताया गया था उससे कई ज़्यादा बातें आपने बता दी, तो शायद मुझको उभर कर आना पड़ेगा उस संदर्भ में भी। 2 कृतियां हैं और चूंकि हम लोगों का सामान भी नहीं आया है तो और जो चीज़ें हमने लिख के रखी हुई थी उसके साथ आ रहा है, शायद वो फरवरी तक ही आ पाए। तो हमने ऐसे ही कुछ एक अपने जो विचार थे उसको लिपिबद्ध किया है और मुख्यतः इसमें मामला ये था कि हर एक इंसान को ये लगता है कि जो पुराना वक्त था वो बड़ा खराब था, नया वक्त अच्छा है। तो मैं भी चूंकि एक पुरानी जगह से यहाँ आ रहा हूँ, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन हमने सोचा कि उस जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को मैं लिपिबद्ध करने की कोशिश करूँ। मैं अतुकांत कविताएं लिखता हूँ तो उस हिसाब से मैं पढ़कर सुनाता हूँ और फिर एक चूंकि आप लोगों ने अनुमति दे दी है एक और की, तो एक और मैं। क्या पुराना वक्त इतना बुरा था कि नए की तमन्ना में दिल उमड़ पड़ा। क्यों भूलते हो कि आज जो पुराना है कल उसी को नया माना था, कल उसी का इंतजार था, उसे देखने को छूने को दिल तरसता था, प्रतीक्षा के क्षण काटे न कटते थे। नया पुराना यह तो एक भ्रम है, हर पल नया है, हर पल तोहफे में मिला है। यह प्रतिज्ञा करें हर क्षण संजोएंगे, किसी भी कल का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि कल शाश्वत है, उसे आने से कोई नहीं रोक सकता है। उस हर एक पल को कैद कर मीठी यादों के सिलसिलों में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, खुशियां बटोरें, लुटाएं, समेटें, सहेजें। उसकी चिंता में अपना आज क्यों बर्बाद करें? आज कुछ ऐसा करें कल हमारा इंतजार करे। आज कुछ ऐसा करें, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज कुछ ऐसा करें कल हमारा इंतजार करे। उसे एक मतलब देने को, उसे एक जामा पहनाने को, उसे सार्थक करने को, उसे सफल करने को। मेरी उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस मसीह से, उस वाहेगुरु से, उस पालनहारा से यही दुआ है। हर पल, हर नया पल
शुभ और नया लेकर आए और हमें आशीर्वाद दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये मैं वैसे ही बैठा हुआ था, बर्फ तो गिर ही रही थी, हमने कहा थोड़ा कुछ करने की कोशिश करूं, तो ये निकल कर आया। एक दूसरा जो है वो मैं दूसरे की कृति है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ और ये समाज का प्रतिबिंब है, आज के समाज का नहीं, ये 1970 में उन्होंने लिखी, तो उस समय के समाज का प्रतिबिंब है। कवि का नाम है शिव ओम अंबर। ताजदारों को रिझाया जा रहा है, ये सरकार पे व्यंग्य है, मैं खुद उसका सदस्य हूं। ताजदारों को रिझाया जा रहा है, राग दरबारी सुनाया जा रहा है। ताजदारों को रिझाया जा रहा है, राग दरबारी सुनाया जा रहा है। 20 सियासत गांव में मुजरा करेंगी, गीत को घुंघरू बनाया जा रहा है। ताजदारों को रिझाया जा रहा है, राग दरबारी सुनाया जा रहा है। 20 सियासत गांव में मुजरा करेंगी, गीत को घुंघरू बनाया जा रहा है। हर नमाजी शेख पैगंबर नहीं होता, हर नमाजी शेख पैगंबर नहीं होता, जुगनुओं का काफिला दिनकर नहीं होता। प्रार्थनाएं अंततः महसूस करती हैं, सरकार के पास प्रार्थनाएं बहुत आती हैं, प्रार्थनाएं अंततः महसूस करती हैं, पत्थरों के पास अभ्यंतर नहीं होता। है रखैले तख्त की ये कीमती कलमें, है रखैले तख्त की ये कीमती कलमें, कंठ में इनके स्वयं का स्वर नहीं होता। ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये किसी के आंसुओं से तर नहीं होता, ये किसी के नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत आपकी कविता में अब सुनने के बाद लगता है कि आप स्वयं में उच्च कवि हैं और बहुत सुंदर लिखी। तो इसके पहले कि मैं दूसरा दौर शुरू करूं, थोड़ा समय है अभी करने के लिए, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है आपसे कि मेरी अभी कविता का दूसरा संकलन अभी अभी आया है और प्रकाशित हुआ, और वो इसका शीर्षक है समन्वय। इस शीर्षक का समन्वय यानी इंटीग्रेशन। वो इंटीग्रेशन ये है कि इसमें सारी जीवन की जितने भाव होते हैं उन सबका एकत्र किया, जैसे प्रभु का प्रेम, प्रेयसी का प्रेम, देन एंग्विश यानी व्यथा, रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमर एंड सटायर, सबकी इसमें कविताएं हैं। और इसमें सब कविताओं की अंग्रेजी अनुवाद है साथ में, सिवाय ह्यूमर और सटायर के। ह्यूमर को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं है। तो ये इसका विमोचन आज हम करना चाहते हैं, और मैं आपके कर कमलों से, आपके हाथों से हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यश को इनवाइट कर रहा हूँ, अपने पुस्तक आपके, आइए आप भी आइए, प्लीज आप आइए। और तो अब दूसरे दौर के अंदर सिर्फ 2 या 3 कविताओं की जगह है इस समय। उसमें मैं एक तो प्रभात जी जैन को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो हाई कमीशन में हैं और ये भी लिखते हैं। जैन साहब आइए, आप सुनाइए। माननीय उच्चायुक्त महोदय, नैब और प्रबुद्ध कविगण, सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ डॉक्टर उमर साहब, जो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं,
कि उन्होंने मुझे इस कमबख्ती में भी दो पंक्तियां पढ़ने का अवसर दिया। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी एक कविता जो मैंने लगभग 3-4 वर्ष पहले लिखी थी उसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसका शीर्षक मैंने दिया था आह्वान, लेकिन यह आपके लिए, सभी के लिए खुला है कि आप उसको किस रूप में लेते हैं। हमारी जिंदगी, चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जिस परिवेश में समाज में हम रहते हैं, अनेक विरोधाभासों से जुड़ी हुई चीज का ही नाम जिंदगी है। तो एक कवि की बहुत प्रसिद्ध कुछ लाइनें हैं, मैं उसके साथ विरोधाभास की 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, फिर मैं उसी तारतम्य में अपनी कविता को पढ़ूंगा। वो कवि कहते हैं कि जीवन संगति का नाम नहीं, यह सूत्र असंगति का पहला। जीवन संगति का नाम नहीं, यह सूत्र असंगति का पहला। अपवाद न सीता शकुंतला, लीलाओं का यह सार मिला। जो नीड़ लगी सुख की देहरी, वो पीर जगा लाई गहरी। इनकी बहुत अच्छी कविता है, विरोधाभासों का है, लेकिन उसके बाद चूंकि समय की कमी है तो उसी के तारतम्य में अपनी कविता देना चाहूंगा। तो आजकल विरोधाभास बहुत हैं, हमारे युग में है। जैसा एक हमारे पूर्व कवि ने बोला कि स्वतंत्रता की बेड़ियां हमने पहन रखी हैं, उसी स्वतंत्रता से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो आह्वान है, ओ क्रांति का नारा देने वालों, ओ क्रांति का नारा देने वालों, पहले शांत मार्ग पर चलना सीखो। ओ क्रांति मार्ग का नारा देने वालों, पहले शांति मार्ग पर चलना सीखो। ओ सृजन का सपन दिखाने वालों, सृजन का सपन दिखाने वालों, प्रलय दग्ध में जलना सीखो। शांत क्रांति का नारा देने वालों, पहले शांति मार्ग पर चलना सीखो। विस्तीर्ण क्षितिज पर फैले, विस्तीर्ण क्षितिज पर फैले 2 डैनों का संबल देखो। हम तो मनुष्य हैं जिनको सारी सुविधाएं हैं, ज्ञान विज्ञान की उन्नति से, हमारे पूर्वजों के ज्ञान से हमें सुविधाएं मिली हैं, लेकिन उस उन्मुक्त पक्षी को देखो कि कितना संबल है। कि विस्तीर्ण क्षितिज पर फैले 2 डैनों का संबल देखो। गैरों से हाथ मिलाने वालों, पहले अपनों से मिलना सीखो। गैरों से हाथ मिलाने वालों, पहले अपनों से मिलना सीखो। विप्लव मिला विरासत में, विप्लव मिला विरासत में, परिलक्षित नहीं शोभ शरणागत में। आपकी शरण में जो आया है वो चाहे कोई भी हो, चाहे विप्लव हो, चाहे सुख हो, आनंद हो, उसमें कभी क्षोभ नहीं। जो जैसा है उसको स्वीकार करना चाहिए। कि परजीवी बनने वालों, पहले पोषण खुद अपना करना सीखो। वो अधिकार मांगने वालों, पहले कर्तव्य निभाना सीखो। और ये एक संभाषण में लोग कहते हैं, उसके लिए है को विश्व शांति के नेता हो। वो विश्व शांति के नेता हो, पहले घर की आग बुझाना सीखो। वो विश्व शांति के नेता हो, पहले घर की आग बुझाना सीखो। और फैलेगा जहर, ये राजनीति के बारे में है कि फैलेगा जहर विद्वेष का, सेना बल और दल निर्माण से। फैलेगा विद्वेष जहर विद्वेष का, सेना बल और दल निर्माण से। पानी में आग लगाने वालों, पहले दिल में आग लगाना सीखो। पानी में आग लगाने वालों, पहले दिल में आग लगाना सीखो। वो स्वतंत्र कहलाने वालों, हम सभी भारतवासी 1947 के बाद तथाकथित रूप से स्वतंत्र कहने लगे हैं और उस पर अपना अधिकार भी जमाने लगे हैं। उसकी स्वत्व तंत्रों में देखो, स्वतंत्र कहलाने वालों, स्वत्व तंत्रों में देखो। और रो रो कर जिए बहुत, अब मर मर कर हंस हंस कर मरना सीखो। रो रो कर जिए बहुत, अब हंस हंस कर मरना सीखो। धन्यवाद। अब 1-2 चीज़ें और हैं, उसके बाद हम शायद दूसरे दौर की समाप्त करेंगे। इसमें एक तो हाँ, अरुणा ने कुछ कहा था कि वो 2 शब्द कहना चाहेंगी, तभी मैं थोड़ी देर में उनको बुलाता हूँ। दूसरा, हमारे भाई रंजीत जी का बहुत आग्रह है कि मैं एक कविता सुनाऊँ जो उनको सुननी है। वो चाहते हैं कि सब सुने। वो आप लोगों ने, बहुतों ने तो सुन रखी है, पर फिर भी सुन लीजिए। बार बार सुनने में बड़ा मजा आता है।
ये कब से कह रहे हैं मुझे। तो आपने कहा ना, तो अतुकांत कविता में भी एक शक्ति होती है, उसमें भाव प्रकट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तुकांत कविता का सौंदर्य है, लेकिन अतुकांत कविता भी, तो जो मैं सुना रहा हूँ अतुकांत ही समझिए। तो हुआ ये कि हम जहाँ रहते थे भारत में, हमारे सुनी हुई है नहीं सुनाइए। हाँ, मैंने कहा ना, आपने सुन रखी है बहुतों ने, पर बहुतों ने नहीं सुनी है। तो और उनकी फरमाइश है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि जहाँ हम रहते थे भारत में, तो मेरे पिताजी तो हाई कोर्ट जज थे, तो उनको हाकिम साहब कहते थे। मेवाड़ में सब हाकिम साहब, और हाकिम साहब का घर है ना हवेली। तो हवेली के नीचे 3 म्यूनिसिपैलिटी के नल थे, तो 2 तो खराब हो, एक ठीक था। सुबह 5 बजे महिलाएं आके उस नल पे इकट्ठा होती थी, और फिर क्या दृश्य होता था वो हम अपनी बालकनी तो क्या झरोखे से देख रहे हैं कि जब 5 बजे पौ फटती है, मंदिर से घंटा ध्वनि आती, मस्जिद से आती है अजान, तब मेरे घर के दरवाजे पर है कुआं छोड़, नल को आती पनहारन पानी भरन खाज। फिर छिड़ उठता है वाक्य कर्कश कोलाहल कलहपूर्ण, अपशब्द उछलते धुआंधार, नल से निकली वह पंक्ति छोड़, पनिहारन चुपके सिमट नजरों से चिपटी दबे पांव कुछ आगे बढ़ी चली आती, चुपचाप आगे चली। चंद्रकला थी खड़ी सजग, वित्तीश नयन कब चूर सके, चोरी से कोई बढ़ जाए आगे पर किसकी ये मजाल। घनघोर घटा तब गरज उठी, दामिनी दमकी तब दिशा चीर, दावानल जैसे दग्ध हुआ, होठों से निकला ये निगाह, हे नार निगोड़ी नाक कटी, नागन तू निरत नशीली है, काली कल्टा कलमुही तू कल जुगी कलुष सी मैली है। क्या नल तेरे नाना का है जो आगे बढ़ी चली आती, अपशब्द चले यूं धुआंधार, तर्कस से जैसे तीर चले, तब तनुजा का तेवर तमका, इसको गाली दे रही थी, उसका नाम था तनुजा। अपशब्द चले यूं धुआंधार, तर्कस से जैसे तीर चले, तब तनुजा का तेवर तमका, भ्रकुटी भैरव सी भनक उठी, चंचल चपला सी वह चमकी और चंद्रकला पर बरस पड़ी। ये चरित्रहीन चांडालन तू, ए मंद बुद्धि है मूढ़मती, क्या मत है तेरी मरी आज, जो बकबक करती बिना बात, मेरे नाना का नल सही पर तेरी भी है क्या बिसात, है बाप नहीं तेरा आया बनवान इसको रे छिनाल। फिर भीषण युद्ध हुआ भारी, शब्दों के भाले चले खूब, मैं खड़ा अचंभित मूर्ख, तब मन में आया फिर ये विचार, क्यों तोप तमंचे बनवाए, तलवार बनाई बिना बात, बम भी कितने बेमानी है, सेनाएं कितनी निराधार, युद्ध कराना लाजिम है तो सेनानी है यहाँ लेश, अस्त्र चले ना खून गिरे, योद्धा कितने हैं विशेष, इनको तमगा दे डालो तुम, इनको दे डालो परम चक्र, सर गौरव से अपना उठे, हम नाज करें हम करें पट, जब 5 बजे अरुणा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई इधर है, इधर ही आके खाएंगे आप। बस लास्ट मैंने आपकी इस समन्वय के ऊपर हाँ 4 पंक्तियां लिखी है। अच्छा अरे वाह। हम जब कनाडा आए थे 50 साल पहले, तो उमर साहब की कविता हमने सुनी थी, और तब से हम एकदम सुनते आ रहे हैं, और हमारे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के लिए। एक आपकी वो कविता भी सुनी थी जो क्या यहाँ वो लगा हुआ है, आप कहते हैं ना कर्फ्यू लगा हुआ है कि कोई सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो भी बहुत सुंदर, चाचा जी वाली। चाचा जी जब कनाडा आए थे, बहुत सुंदर कविता है। तो ये जो इनकी पुस्तक है समन्वय, वैसे तो मुझे थोड़ा मौका मिल गया देखने का, तो 4 लाइनें मैंने इनके लिए लिखी हैं। मुखपृष्ठ है अनुपम निराला, मुखपृष्ठ है अनुपम निराला, 5 तत्वों से भरपूर, 5 तत्व हैं इसमें, देख के मन यूं प्रसन्न हुआ, नाच उठा मन का मयूर, नाच उठा मन का मयूर, धन्य हुई मैं मिला प्रसाद आपकी कविताओं से भरा, धन्य हुई मैं मिला प्रसाद आपकी कविताओं से भरा, जीवन के हर दृष्टिकोण को आपने शब्दों में रचा, जीवन के हर दृष्टिकोण को आपने शब्दों में रचा, पूजा के गीतों से सजाया प्रेम व्यथा और है उद्गार, पूजा के गीतों से सजाया प्रेम व्यथा और है उद्गार, जग को मोहित करने वाले जगमोहन जी आपकी कविता अपार, जगमोहन जी आपकी कविता।
तस्वीर निराली है जो शब्दों में कुछ कहती है। आप देखेंगे इसके अंदर हर तस्वीर जो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, हर तस्वीर निराली है जो शब्दों में सब कुछ कहती है। देखें उसे या पहले पढ़ें, पहले बस मन में दुविधा यही रहती है। धन्यवाद। तो इसी बात पे ये कविता की प्रतिलिपि आपको से ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर नहीं, कुछ लोगों को तो मिली होगी, लेकिन जो दूसरे हैं उनके लिए टेबल पे प्रतिलिपियां हैं। हर परिवार के लिए एक है, और अगर आपको ना मिले उस समय नहीं पूरी हो तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ पिक वन अप व्हेन यू लीव। आप पढ़िए इसको अपने जब समय हो और आनंद उठाइए। नमस्कार। अगर थोड़ा सा टाइम हो, 5 मिनट 4 मिनट, एक मैं छोटी सी कविता सुना। वाह, बहुत अच्छा। जरूर आइए आइए। हाँ गुरुजी, एक बस ये आपसे सुन लीजिए। ये हमारे अंकुश हैं। मैं कभी हूँ नहीं किसी भी तरह से, आइए। लेकिन एक ये मॉडर्न लंका का वाह, बहुत अच्छा। ये कविता है जो कि सुनते सुनते मुझे ध्यान आ गया। सुनाइए, सुनाइए। ये जो कविता है ये मेरे पिताजी ने लिखी थी। हम लोग छोटे छोटे थे। तो ये है, जब हनुमान जी लंका जाते हैं रामचंद्र जी का संदेशा लेके, वो शुरू होती है ऐसे। तब फिर हनुमान अपन सूट बूट डांट डूट चुरट मुंह में दबाए गए रावण के द्वार, जाए काट थमाए। रावण बेरा लोगों को हुक्म दे जाए ले माया। हनुमान भैया कहा देख पर्दे डलत सोफे बिछत, रावण एक सोफे पे डटत, मंदोदरी एक कोने में बैठी पियानो बजावत है। बातचीत होने लगी, हंसी मजाक होने लगे। हनुमान भैया रावण भैया से कहें सिया काहे चला रहा है। हनुमान भैया रावण भैया से कहें सिया काहे चला रहा है, सुरवामों को चोर बतावत है। मारपीट होने लगी, लाग घूसा चालन लगे। हनुमान भैया रावण भैया से कहें सुरवा सीता काहे चुरा लाए। हनुमान रावण चिल्लाने लगा, सुरवामों को चोर बतावत है। मारपीट होने लगे, लाग घूसा चालन लगे। हनुमान भैया अपनी पूछी का हंटर बनाए, जौन मारो जौन मारो। रावण धड़बड़ाए के भूमि पे गिर पड़ा। मंदोदरी को खबर लगी, मंदोदरी झट गराज में से मोटर निकाली, अच्छा, रावण को बिठाए, भोंकू भोंकू करे, मुखर्जी के अस्पताल में दाखिल कर दिया। रावण भैया कहा खाएं, तो आए अंडा टोस्ट। अच्छा, रावण भैया कहा खाएं, आए अंडा टोस्ट। अंडा टोस्ट नहीं खाने की बात है, पहले आप गंगा नहाएं, गंगा नहा के चौका दें, चौका दे के खिचड़ी पकाएं, आप खाएं, रावण को खिलाएं। रावण कहो समाप्त, लंका कांड समाप्त। इतनी सी थी बात करना, तुलसी रच गए साड़ी पोतन्ना, कहावत है ना, वही है। बैठे बैठे मुझे एकदम अपना बचपन ध्यान आ रहा था। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा तो खत्म हो गई ना रामायण खत्म। मैं अब माननीय उच्चायुक्त से अनुरोध करूंगा कि वे कवि प्रतिभागियों को सम्मानित करें। तो गुरु सुब्रमण्यम आदेश कि मैं आपका नाम पुकारूं एक एक कर कर।
तो क्रमशः श्रीमती सपना शेर, उम्मीद है बहुत धन्यवाद, ये भी बहुत श्रीमती रश्मि गुप्ता, जनाब शाहीन साहब, एक तस्वीर ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कभी कब से होने लगे मुझे। बहुत शुक्रिया। श्री रंजीत देवगत, श्री विनोद कुमार, कर्मयोग शास्त्र, कर्मयोग शास्त्र, गीता रहस्य, श्रीमती अरुणा गुप्ता, हमारा स्वतंत्र भारत का प्रतीक उमर साहब मौका बहुत मिलते हैं। अभी शुरुआत है। बहुत अच्छा। We'll take the picture with all ओके the ओके, all the कवि प्रतियोगिता. कवि लोग जाइए, आइए प्लीज, आइए। गुरु यू शुड आल्सो सर। Sir. मॉडल लंका आप भी तो आए। हाँ आइए, मॉडर्न लड़का। इंदु आप भी आइए। और किसने सुनाया था? किसी सब आ गए? थैंक यू। सेनानियों का हाथ ऐसे आपको पता चल रहा है कि मैं घर पे क्या करती हूँ? वो किसी और से पूछना होगा। और वैसे भी पूछने की अब जरूरत ही नहीं है।